हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं राहुल सचवानी फिर से आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हो सकता है आपको पीछे का कुछ थोड़ा दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर एक पर्दा कम है। और अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे एक CPU भी रखा है जो हम लेने गए हुए थे आप लोगों के लिए। एक नया सिस्टम है, एक नया कंप्यूटर है जिसपे और भी तेज़ी से काम हो पाएंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं यहाँ पर। तो खैर चलिए, वो रिफ्लेक्शन को आज आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे जो भी दिख रहा होगा तुम लोग को डार्क बैकग्राउंड पे दिखता है रिफ्लेक्शन। तो आज अपन शुरू करते हैं अपना लेक्चर क्लास 12 का, लेक्चर 7 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का, सॉलिड स्टेट का। और इसमें मैं आपको पहले जल्दी से बता देता हूँ लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पिछली क्लास में निविड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में पढ़ा था 3D में। मतलब भाई पहले उससे पहले पढ़ा था 2D में भी पढ़ लिया था अपन ने, फिर 3D में कॉम्प्लिकेटेड था वो पूरा अपन ने मॉडल्स वगैरह बना करके देखा था। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है अब तक, आपने लाइक्स नहीं किए, कमेंट्स नहीं किए, तो भाई जाकर के जरूर से देखें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, चीयर्स करते रहें। ठीक है, फिर उसके बाद आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है संकुलन क्षमता। एक ही टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस रहेंगे जो हमें प्रैक्टिस करने हैं। खूब सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो वो क्वेश्चंस अपन को प्रैक्टिस करने हैं। तो आज ही शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अपना मेन टॉपिक अपन लिख लेते हैं। अपनी हेडिंग है हमारे पास में संकुलन क्षमता। आप भी अपनी एक कॉपी हाथ में रखें, नोट्स बनाएं साथ साथ में। मेरे से एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर आप जो लिखते हैं वो सारा लिखना है, नोट्स में भी तो बहुत सारा लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि यार आप चिंता मत करो, आप लिखते जाओ क्योंकि आपकी लिखने की प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। एग्जाम में बहुत ज्यादा मैटर करती है ये बात। ठीक है, तो आप सोचो मत, माप तोल मत करो कि इतना लिखूं इतना ना लिखूं। संकुलन क्षमता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा, तो आप ध्यान से सुने, यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी है क्या पहले समझ लेते हैं, फिर लिख लेते हैं। तो हमने एक कोष्ठिकाएं बनाई अलग अलग तरह की, लेकिन हमने उन सब में नोटिस किया हर एक में अलग तरह की खाली जगह है अंदर। तो अब हम ये समझना चाह रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि किसी एकक कोष्ठिका में अलग अलग जो हमने शेप बनाए हैं उसमें से वो जो एकक कोष्ठिका है वो उन परमाणुओं के कारण कितनी भरी हुई है और कितनी खाली है। मतलब कहने का मतलब है, जैसे हमने सिंपल क्यूबिक सेल जो बनाया था सबसे पहले, जो आद्य जो हमारे पास में एकक कोष्ठिका थी, जो जालक था हमारे पास में एकदम सिंपल प्रिमिटिव, उसमें जो एकक कोष्ठिका थी हम देखेंगे कि यार वो कितना, उसकी एकक कोष्ठिका कितनी भरी हुई है परमाणुओं से और कितनी खाली। ठीक है साहब। फिर उसके बाद हम देखेंगे फेस सेंटर्ड जो हमने देखी थी, या जिसको हम लोग फलक केंद्रित बोल रहे हैं। फलकों पर भी उसमें परमाणु लगे हुए हैं, जो अपन ने बना के भी देखी थी 3D में, है ना, हेक्सागोनल वाले से, षटकोणीय जालक से जो बनाई थी हमने। तो उसमें देखेंगे कि वो कितनी भरी हुई है कितनी खाली है। आप समझ गए मेरी बात। बाकी यहाँ संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, कितना अच्छे से पैक हो रखी है वो, तो इसकी परिभाषा सिंपल में हम क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारे पास में संकुलन क्षमता क्या है, पूरा लिखेंगे यहां पर। संकुलन क्षमता किसी एकक कोष्ठिका में उपलब्ध कुल स्थान का वह प्रतिशत है जो अवयवी कणों, या यहां पर मैं लिख रहा हूं परमाणुओं द्वारा संपूरित है। समझ गए आप ये वाली बात। मतलब जो भरा हुआ है, जो जगह परमाणुओं से। अच्छा, यहां पे हमने क्योंकि पहले ही मान लिया कि जो भी हम लेंगे केसेस सब में, जो भी एकक कोष्ठिका है उसमें जो भी कण है, अवयवी कण, वो आयन वगैरह नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि परमाणु ही है, वो हो सकते हैं आयन भी है। तो कितनी जगह उनसे उस एकक कोष्ठिका में भरी हुई है, वही हमारी संकुलन क्षमता है। अच्छा, संकुलन क्षमता के लिए हमारे पास में एक सूत्र, लेकिन दो सूत्र बताऊंगा मैं आपको। एक है हमारे पास में, एक तो है संकुलन क्षमता जो कि ये हमारा मेन सूत्र है, ठीक है। और इससे पहले भी एक और सूत्र लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को संकुलन क्षमता का या पैकिंग एफिशिएंसी का। इसको PE भी बोल सकते हैं अपन ऐसे, पैकिंग एफिशिएंसी। इसका सूत्र क्या होगा हमारे पास में कि भैया जैसे अपन करते थे ना बचपन में, परसेंटेज कैसे निकालते थे, तो हम निकालते थे कि कितने नंबर आए बटा टोटल कितने नंबर का पेपर था गुणा 100, इससे हमारी परसेंटेज आ जाती थी। तो यहां पर भी कैसे निकालेंगे, हम देखना चाह रहे हैं कितना % वो जो एकक कोष्ठिका है वो भरी हुई है। तो हम देखेंगे
कि जो परमाणु हैं उनका आयतन कितना है, परमाणुओं का आयतन, ये लिख लें सब जने मेरे साथ में, काम आएगा, बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। पूरी कोष्ठिका का आयतन कितना है, परमाणुओं ने तो जितना भर रखा है, घेर रखा है उतना, और एकक कोष्ठिका का आयतन और इसको गुणा करना है हमें 100 से। ठीक है, अब इसके बाद एक और सूत्र है हमारे पास में, और वो है यहां पर संकुलन अनुपात। अच्छा, इसको 100 से कर दिया तो ये हमारे पास में परसेंटेज में आ जाएगा। ये है हमारे पास में संकुलन अनुपात। दोनों में बस थोड़ा सा ही फर्क है। क्या फर्क है कि हम अगर 100 से गुणा न करें, केवल यही चीज लिखें, क्या, परमाणुओं का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। करेक्ट। अगर हम केवल इतना सा ही लिखें फॉर्मूला, तो उससे हमारे पास जो आया वो है पैकिंग अनुपात, संकुलन अनुपात, या इसको अगर इंग्लिश में आप लोग लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन अनुपात एक तरह से वही बात है। ठीक है, हो सकता है कुछ एक कोई वर्ड और भी यूज करता हो, बट ठीक है, अपन ने ये शब्द काम में लिया है। बट आप ध्यान रखें, हमें कंसेप्ट समझने से मतलब है, बाकी चीजों से हमें इतना मतलब नहीं है। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, बढ़ सकते हैं अपन आगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमारे पास में जो पहला केस है वो लेंगे, हमने जो आधे एकक कोष्ठिका ली थी ना, उसके लिए हम संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। आध्य एकक कोष्ठिका, या इसको अगर शॉर्टकट में लिखना चाहें अपन तो वो था हमारे पास में SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। यहां बुक में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा होगा, आध्य घनीय एकक जालक में, आध्य घनीय जालक में मौजूद कोष्ठिका में कि उसकी हम संकुलन क्षमता निकाल रहे हैं। तो वो भाषा थोड़ी सी बदलेगी, लेकिन आप कंसेप्ट पर अटके रहें। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सिंपल क्यूबिक सेल था, आधे एकक कोष्ठिका जो हमने बनाई थी, तो उसको एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप कर लें मेरे साथ में ड्रॉ। और इसमें हमें पता है कि कहां कहां पर हमारे पास में परमाणु होते हैं। तो हमारे पास में परमाणु जो है वो सारे कोनों पर होते हैं, है ना, 8 के 8 कोनों पर होते हैं। बना करके भी दिखा चुका हूं ये वाला मैं मॉडल आपको कितनी बार। तो ये उनका केवल हम परमाणुओं की स्थिति को बताने के लिए, उनके केंद्र को निरूपित करने के लिए यहां पर बिंदु बना रहे हैं। ये हमने बना दिया, सब कुछ करेक्ट है। अब ध्यान दें आप लोग यहां पर, तो यहां पर कुछ एक बातें हमें समझनी होगी, जो हमें यहां पर नोट करनी होंगी। उससे हम वो सूत्र काम में लेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। वो सूत्र लगाने के लिए हमें कुछ चीजें आनी चाहिए। वो क्या है, हमारे पास में एकक कोष्ठिका, जो घनीय एकक कोष्ठिका है, उसकी भुजा कितनी। तो मैं यहां पे लिखूंगा की भुजा। ठीक है, तो वो भुजा कितनी है हमारे पास में, हमने मान ली A है भाई साहब। करेक्ट, कोई दिक्कत। एकक कोष्ठिका का आयतन कितना होगा, क्या होगा, एकक कोष्ठिका का आयतन। ध्यान से देखें सब जने, बिल्कुल बेसिक चीज कर रहा हूं मैं यहां पे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एकक कोष्ठिका का आयतन। अच्छा, आयतन किस चीज का, ये घन है कि नहीं है, घनी है ना, हम बोल तो रहे। घन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का। अच्छा, अब एक मस्त चीज, यहाँ पे जो भी अपन कैलकुलेशन करेंगे वो सारी एकक कोष्ठिकाएं घन वाली हैं, दूसरी वाली नहीं है। लेकिन दूसरी वाली भी आ जाए तो बेसिक मैथमेटिक्स लगेगी, हम निकाल सकते हैं उसका, लेकिन हमें दिया नहीं है। तो इसका आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, है ना, साइड का क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर अब हमें थोड़ी सी एक चीज समझनी है। यहाँ पे अगर हम कुछ भी देखें इसमें, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करें कि इसमें परमाणु कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो कोने कोने पर होते हैं। तो मान लो जैसे इस तरफ अगर मैं देखूं तो एक परमाणु यहाँ होगा, इस कोने वाला, और इस कोने वाला परमाणु जो है वो यहाँ होगा। ये मैंने बड़े बदसूरत से टेढ़े टेढ़े परमाणु बनाए हैं, इसको वापस मिटा के वापस बना लेते हैं एक बार अपन। कहीं भी ले लो, मतलब नीचे ले लो एक बार, चलो। तो मान लो कि इसका एक परमाणु है जो वो यहाँ है, वो देखा था ना अपन ने बॉल वाले बड़ा स्ट्रक्चर बना करके, और इसका एक परमाणु जो है मान लो हमने यहाँ पर बनाया। तो परमाणुओं के लिए हम पहले समझ चुके हैं, ये वैसे 11th स्टैंडर्ड में हम लोग समझ चुके हैं, जब हम उसमें उनकी त्रिज्या निकालते हैं कुछ भी,
कि ना दो परमाणु, जैसे त्रिज्या डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, परमाणु तो बहुत छोटा होता है, तो उसके बंध में हम क्या करते हैं, उनके दोनों जो नाभिक हैं उनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, उसका आधा कर लेते हैं। तो ये जो टोटल हमारे पास में डिस्टेंस होती है, इसका हम लोग आधा लेकर के बोल देते हैं कि वो परमाणु की त्रिज्या है हमारे पास में लगभग। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हुआ, हमने नोटिस किया कि परमाणु की जो त्रिज्या है वो तो क्या है r, मैं लिख लेता हूं चलो एक बार के लिए यहां पर कि भाई साहब परमाणु की त्रिज्या क्या है r। ये सब मैं गणित क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो जो पीछे सूत्र मैंने पढ़ाया ना आपको, पैकिंग एफिशिएंसी वाला, संकुलन क्षमता वाला, वो सूत्र लगाना है मेरे को, और उसमें आयतन की बात हो रही है, तो मेरे को ये चीजें चाहिएंगी वहां पे। तो मैंने लिखा परमाणु की त्रिज्या हमारे पास में कितनी है, हमने लिखा कि r है। अब यहां पर एक बहुत ही खास बात है, ध्यान से समझना। अगर आप इस चित्र में देख पा रहे हो तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, a है, और यहां से यहां तक है जो r है, और यहां से लेकर यहां तक भी क्या है, r है। तो कुल मिला के ये पूरी दूरी 2r के बराबर है कि नहीं है, r प्लस r मिलकर के क्या बना रहे हैं, a बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, इसमें सरल एकक कोष्ठिका में, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे परमाणु त्रिज्या, या मैं सीधे लिख रहा हूं शॉर्टकट में, आप समझ जाना क्या लिख रहा हूं मैं, r व a के मध्य संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे तो ये आसान लग सकता है, लेकिन अभी जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे आगे, जो दूसरी दो हमारे पास में फेस सेंटर्ड जब हम लेंगे फलक केंद्रित, तो वहां मुश्किल होगी थोड़ी सी, तो ध्यान समझना। r व a के मध्य संबंध क्या है भाई साहब, तो हमने कहा यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि a जो है ना वो बराबर है किसके, देखो हम लिख रहे हैं a बराबर है 2r के, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि r जो है वो बराबर है a/2 के, एक ही बात है। ठीक है, ये चीजें हमारे पास में कुछ एक मिल गई हैं, सूत्र भी हमको पता चल गए हैं। अच्छा, एक सूत्र और है, वो सूत्र क्या है, परमाणु जो हम मान के चल रहे हैं वो कैसा है, वो बॉल के जैसा है, बॉल एकदम गोला। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो परमाणु का आयतन कितना है, बोलो, परमाणु का आयतन है हमारे पास में यहां पर कितना, 4/3 पाई r क्यूब। याद है ये वाला सूत्र, 4/3 पाई r क्यूब गोले का आयतन होता है, परमाणु को हम गोला मान करके चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये सूत्र लग गया हमारे पास में यहाँ पर। ये कुछ एक चीजें काम आएंगी भी हमारे। अच्छा साहब, ये लिख लिया, मतलब मेन तो ये चीज काम आएगी, ये वाली चीज काम आएगी, और ये वाली चीज हमको एकक कोष्ठिका का आयतन, ये वाली चीज काम आएगी। और एक छोटी सी चीज बस और बतानी है आपको, वो है यहां पर कि ना एकक कोष्ठिका में परमाणु का योगदान, मतलब असल में कितने परमाणु हैं, इस चीज को रैंक बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग, लेकिन चलो अभी मैं लिख देता हूं एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का योगदान। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का योगदान कितना है हमारे पास में, आप ध्यान देना। तो हम एससीसी में पढ़ चुके हैं आधे एकक कोष्ठिका में प्रिमिटिव में कि यार 8 कोनों पर परमाणु होते हैं, और अगर उनका सबका टोटल देखें ना तो 1/8 1/8 1/8 आता है, 1/8 इंटू 8 करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। मतलब इस पूरी एकक कोष्ठिका में टोटल अगर हम देखें ना परमाणु कितना है, तो वो हमारे पास में 1 परमाणु होता है बस। तो अब अगर हम यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी का सूत्र लगाए या हम संकुलन क्षमता का सूत्र लगाए, तो याद हो गया कि नहीं हुआ आप लोगों को सूत्र? देखो मेरे को तो याद है, तुम लोग भी कर लो। नंबर कितने आए, मतलब कम आए होंगे, तो जगह तो कम भरी हुई है ना, परमाणु कितने भर रखे हैं अंदर वो देखना है अपन। तो ऊपर क्या है हमारे पास में, जितने भी परमाणु है ना उनका आयतन, मतलब टोटल कितने परमाणु हैं इसमें असल में, तो इसमें असल में एक ही परमाणु है, कहने का मतलब 8वां हिस्सा ही तो है हर एक का, तो टोटल तो एक ही परमाणु आया ना अंदर, समझे मेरी बात। तो टोटल कितना परमाणु है, 1 इंटू, ठीक है, परमाणु का आयतन, उस एक परमाणु का आयतन कितना होगा, तो वो कितना है हमारे पास में, देखो यहां लिखा था ना अपन ने 4/3 पाई r क्यूब, तो ये लिखा अपन ने 4/3 पाई r क्यूब बटा, नीचे क्या आएगा हमारे पास में, नीचे हमारे पास में टोटल एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है हमारे पास में, पूरी जगह कितनी है, तो पूरी जगह कितनी है हमारे पास में, तो वो है भुजा का क्यूब, a क्यूब लिखा है अपन ने, एकक कोष्ठिका का आयतन a क्यूब, तो यहां पे लिख देते हैं अपन a क्यूब। ठीक बात है, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं अपन, तो वही उसकी संकुलन क्षमता चल रही है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा हमारे पास में, तो हम लिखेंगे यहां पर वही 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, अच्छा इसको गुणा को हटाओ, सीधा लिखो पाई r क्यूब, पाई
आर क्यूब बटा हमारे पास में चल रहा है ए क्यूब। अब आप इस बात को ध्यान से समझना, एक मस्त चीज है यहाँ पे। अभी भी हमने पीछे ए और आर का संबंध देखा था, ए और आर का संबंध देखा था ना। आर बराबर कितना है, ए बटा 2 है। आर बराबर कितना है, ए बटा 2। तो अगर मैं इस आर की जगह ए बटा 2 रखूं तो काम होगा ना। एक को तो हटाओ, एक को तो क्या लिखोगे, तो ये होगा 4 बटा 3 गुणा पाई गुणा आर की जगह क्या रखना है मेरे को, ए बटा 2। तो रखो यहाँ पे ए बटा 2 का क्यूब, ठीक है, बटा ए क्यूब है मेरे पास में। ए का मान कितना है मेरे पास में, आप ध्यान से नोटिस करना। तो ए का मान है ए क्यूब ही, अच्छा सॉरी इसका तो क्या ही मान है, इसको हल करो बस। तो इसको हल करेंगे जब अपन, तो क्या आएगा हमारे पास में 4 बटा 3 इंटू पाई, इसके नीचे आप 1 मान लो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा ए क्यूब बटा 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ पे भाई 2 3 6 भी करके आते हैं लोग, सच बता रहा हूं मैं, ऐसी गलती मत करना, पिटोगे मेरे से। तो 1 बटा ए क्यूब हो जाएगा, नीचे वाले को मैंने उल्टा करके लिख दिया यहाँ पे। तो ए क्यूब से तो ए क्यूब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब कितना आ रहा है हमारे पास में, ये 4 और 8 को सॉल्व करेंगे तो इसको 2 बार सॉल्व कर दोगे आप। अब ये कितना आ रहा है हमारे पास में, ध्यान से देखो, तो ये आ रहा है पाई बटा 3 दूना 6 आ रहा है हमारे पास में। अब एक छोटी सी चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है, इसमें ना इंटू 100% नहीं लिखा अपन ने, ठीक है। नहीं, अगर 100% नहीं लिखा अगर इनटू में अपन ने, तो उस केस में हमारे पास में पैकिंग एफिशिएंसी नहीं आएगी, ध्यान रखना। उस केस में हमारे पास में आएगा, क्या आएगा, मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे ये वाली चीज, संकुलन अनुपात आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन आता है, पैकिंग फ्रैक्शन आता है। हमें एग्जाम में देखना है क्या पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से बता देंगे। बाकी सिंपल, उसको फिर हमें 100 से गुणा करना है और वो चीज हमारे पास में परसेंटेज में आ जाएगी। तो इसको जब अपन हल करेंगे तो देखो क्या आता है हमारे पास में, 3.14 लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं और फिर उससे हल करना है। तो मैं फट से सॉल्व कर देता हूं इसको। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 52.333 आया था मेरा, तो मैं सच्ची बता रहा हूं तुमको, लेकिन बुक में देखोगे तो आप लिखा हुआ मिलेगा 52.36% मान लो। और इसको फिर हम लिख देते हैं लगभग, ये कितना है हमारे पास में 52.4%। ये लगभग इतना हमारे पास में पैकिंग एफिशिएंसी है इसकी। और अगर मैं 100 से गुणा इसको ना करूं तो इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा हमारे पास में 0.524, 0.5236 ऐसे लिख सकते हैं अपन, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आ गया यहाँ पर इसका पैकिंग एफिशिएंसी। कहने का क्या मतलब है कि यार 100, अगर इस डब्बे की जगह को मैं 100 मान लू ना, 100, तो उसमें से 52.4 भरा हुआ है। अगर मैं इस डब्बे की जगह को 100 मान लू तो उसमें से 52.4 भरा हुआ है। ऑलमोस्ट 47.6 जो जगह है ना वो इसमें खाली पड़ी हुई है। खाली, इतना ज्यादा खाली है इसमें, अंदर जाके रह लेंगे अपन, इसमें घर बना लेंगे इनके पार्टिकल्स के बीच में इतना नहीं हो सकता भाई, आंट मैन थोड़े ना है जो अंदर घुस जाएंगे उसके परमाणु के। समझ गए पैकिंग एफिशिएंसी। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और है भाई, इसमें रिक्त स्थान कितना है, रिक्ति कितनी है ना, रिक्ति या जो वॉइड है या जो रिक्त स्थान है वो कितना है, उसका प्रतिशत कितना है। तो माइनस किया ना अभी अपन ने, इसको 100 में से माइनस करोगे आप तो कितना बच रहा है आपके पास में 0.6 और 47, तो 47.6 आपके पास में ऑलमोस्ट जो इतना प्रतिशत स्पेस है वो इसमें रिक्त खाली है। तो आपसे एग्जाम में पूछे इसका आधे घनीय का आप बता दो कि खाली कितना होता है, कैलकुलेट करके बताओ, तो आपको ये चीज बतानी है, ये चीज नहीं बतानी, ये समझना है बस, छोटी सी चीज है एक। तो अब देखो नेक्स्ट पे चल रहे हैं अपन। तो नेक्स्ट हम कौन सा लें भाई, तो नेक्स्ट हम सेकंड जो केस ले रहे हैं वो कौन सा है, ध्यान से समझना। ये हमने अभी जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ना, हमने HCP व CCP बनाई थी। CCP बोलो, या इसको हमने बोला था CCP को FCP, फेज्ड सेंटर्ड क्यूबिक, FCC है ना, फेस सेंटर्ड क्लोज्ड पैकिंग। तो ये FCP फेस सेंटर्ड पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग जैसा बोलना बोलो। ये हमारे पास में षटकोणीय क्लोज पैकिंग, निविड़ संकुलन, षटकोणीय निविड़ संकुलन, और ये है हमारे पास में क्यूबिक क्लोज पैकिंग या घनीय निविड़ संकुलन। तो ये दो तरह के स्ट्रक्चर्स मैंने 3D में आपको दिखाए थे जो षटकोणीय जालक से बने हुए थे, षटकोणीय द्विविम परतों से बने हुए थे। तो इन दोनों की जो संकुलन क्षमता है ना वो सेम होती है और मैक्सिमम होती है। तो ये दोनों की सेम ही है ना, तो हम इनमें से एक ही करने वाले हैं। ठीक है मेरी बात, इसको नहीं कर रहे अपन इसको करेंगे। FCC वाले को यही दे रखा है अपने को बुक में। अच्छा, FCC वाले में यहाँ पर हमारे पास में CCP जो क्लोज्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, इसमें जो हमारे पास में एकक कोष्ठिका बनती है वो कौन सी है, फलक केंद्रित वाली।
देखो मतलब ये बना लो आप फटाफट से मेरे साथ में, अभी समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वाली कौन सी है, जैसे मान लो ये मैंने बना लिया यहाँ पे, और ये इसका ये टेढ़ा बन गया यार थोड़ा सा ऊपर से, लेकिन कर लेंगे मैनेज, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये हमारा एक कण यहाँ है, एक जो है हमारा परमाणु यहाँ है, एक परमाणु हमारा यहाँ है, एक परमाणु हमारा यहाँ है। 8 तो बना लो पहले कोनों पे, फलक केंद्रित की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर, ठीक है। और एक बना लेंगे अपन ऐसे से 8 करके, और बाकी सारे जो परमाणु हैं हमारे पास में वो कहाँ पर बनने वाले हैं, तो वो बनेगा, एक बनेगा इस वाली दीवार पे इस तरफ, ठीक है, फिर एक बनेगा इस वाली दीवार पे इस तरफ, एक बनेगा ऊपर वाली दीवार पे, एक बनेगा नीचे वाली दीवार पे, और एक बनेगा पीछे वाली दीवार पे, और एक बनेगा आगे वाली दीवार पे, ऐसे बाहर की तरफ 3D में बनाने की कोशिश की है मैंने, आप समझे इस बात को। तो कुल मिलाकर के ये ऊपर वाली चीज तो समझने के लिए है, आप बुक में से पढ़ोगे समझ में आ जाएगी, नोट्स में से पढ़ोगे समझ में आ जाएगी, बट अभी हमारे पास में क्या है, FCC, या इसको बोलो आप फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, करेक्ट। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अच्छा, ये कोष्ठिका को मैं मिटा करके डॉट लगा रहा हूं क्योंकि मेरे को यहां पे थोड़ी जगह चाहिएगी, है ना, तो यहां पे मैं इतना सा ही लगा रहा हूं। तो अभी ध्यान से समझें, अब इसमें भी हमें वही सारी चीजें नोटिस करनी है, मेंशन करनी है जो हमने पीछे की थी, ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। हम जानना चाह रहे हैं यार इसमें कितनी जगह भरी हुई है, तो जाहिर सी बात है इसमें पिछली वाली से ज्यादा जगह फुल भरी हुई है, ठसाठस ठूस ठूस कर। तो अभी ध्यान से देखो सब जने, तो यहाँ पे अगर हम परमाणुओं की बात करें, हम समझेंगे कैसे यार, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हमें एक चीज पता है कि ये जो सारी हमने साइड्स ली हैं, जैसे ये जो लंबाई है हमारे पास में, ये A है, ये भी A है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन में हमारे पास घन है ना, शेप चेंज हो ही नहीं रहा, शेप तो सेम ही चल रहा है अपना, बढ़िया है। अब इसमें क्या होगा, परमाणु कैसे अरेंज्ड हैं, तो ये साइड वाली सतह से समझ रहे हैं अपन, साइड वाली से भी समझ सकते हैं, ऊपर वाली से भी समझ सकते हैं, किसी से भी। तो ऊपर वाली से समझ लेते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा, चलो अच्छे से समझ पाओगे आप लोग। तो इसमें क्या समझना है अपन को कि यार एक परमाणु तो देखो यहां रखा होगा ऐसे, हमने कहा ठीक है, बॉल यहां रखी हुई है, एक बॉल यहां रखी हुई है, उसका केंद्र ये रहा, और एक बॉल यहां रखी हुई होगी, उसका केंद्र ये रहा। गैप वैप नहीं है, बिल्कुल मस्त एकदम चिपक चिपक करके बैठे हैं ये। तो इनकी अगर मैं बीच की लाइन को जोड़ दूंगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मेरे को देखने को मिलेगा। ये तो A है, ये A है, और ये मेरे पास में यहाँ पर क्या मिल जाएगी, मेरे को विकर्ण मिल जाएगी, अगर त्रिभुज में इसको मान करके चल रहा हूं तो। अभी समझते हैं ना, इसको लिखा अपन ने। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, सारी चीजें नोटिस करेंगे। पहली मैंने लिखी एकक कोष्ठिका की, यूनिट सेल की भुजा, की लंबाई, है ना, तो की लंबाई समझ जाना तुम लोग कितनी है, हमारे पास में A है। अब वही चीज एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है भाई साहब, तो वो तो A³ है, उसमें तो क्या ही दिमाग लगाना है। अब हमें कुछ एक चीजें और समझनी है, जैसे हम समझेंगे परमाणु की त्रिज्या, ठीक है। तो परमाणु की त्रिज्या कितनी है हमारे पास में भाई साहब, R है। परमाणु का आयतन कितना है, वॉल्यूम उसका कितना है हमारे पास में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परमाणु का आयतन है हमारे पास में कितना है, 4/3 πr³ है। सही बात है, ये लिख दिया हमने, ठीक है साहब। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे एक चीज चाहिए, वही तंग करने वाली होती है, जो मैं आपको हमेशा कह रहा हूं, वो है R व A का संबंध, ठीक है। तो ये संबंध कैसे निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मजा आएगा इसको करने में, देखते हैं। चलो देखो, तो यहाँ पे इस वाले डायग्राम को आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप। ये वाली अगर मैं भुजा देखूं यहां से यहां तक, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़े से, किसी भी फलक में देख सकते हो, आपके समझने वाली बात है वो तो ये मेरे पास में भुजा A है, ठीक है। ये वाली भुजा भी अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास में A है। एक छोटा सा लॉजिक लगाना यार आप मेरी तरफ से, अगर मैं ऊपर वाले को बनाऊं, केवल ऐसे बना दूं, तो कोई आपत्ति है क्या? वैसे ये मैंने क्या आयत बना दिया, मेरे को आयत नहीं वर्ग बनाना है, एकदम प्रॉपर स्क्वायर बनाना है मेरे को। ये स्क्वायर बन गया, तो ये ऊपर वाले को मैंने यूं करके बना दिया है,
तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, देखो ध्यान से देखो, चारों भुजाएं तो इसकी ए है, लेकिन यहां से यहां तक अगर हम देख रहे हैं तो 3 परमाणु कैसे रखे हुए हैं, 1 2 3, करेक्ट। अब थोड़ा ऊपर नीचे साइज बना है, आप चला लेना काम, ये सारे बराबर शेप के हैं। थोड़ा सा यार मैं कर ही दूं, नहीं तो तुम्हारे घर से ही कोई उठ के आ जाना है कि सर ऐसे टेढ़े टेढ़े गोले कौन बनाता है। लो यार तुम खुश रहो, ठीक है, सही से बना दिया मैंने तसल्ली से। तो इसमें ये केंद्र पे है हमारे पास में, मतलब एक परमाणु, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखना, ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकल है, लॉजिक लगाना है, बिल्कुल बेसिक लॉजिक लगाना है। क्या ये दूरी यहां से यहां तक की r नहीं है क्या? क्या यहां से यहां तक की दूरी r नहीं है क्या? क्या यहां से यहां तक की दूरी r नहीं है क्या? क्या यहां से यहां तक की दूरी r नहीं है क्या? ये सारी दूरियां r है, सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है, सारी r है, इसमें क्या है? ये वाली a है, ये वाली a है, बाहर वाली तो सारी a है, ये भी a है, ये भी a है। तो अब आप मेरे को एक बात यार, लॉजिक, पाइथागोरस अंकल याद है तुमको, परमेय पाइथागोरस काका जी की, वो क्या बोलते थे मेरे को बचपन में, मेरे को बुलाया इधर, मैं कहा इधर आओ, मैं कहा हाँ सर बताएं। तो बोले ये देखो यहाँ पे ये ऊपर से चतुर्भुज है, उसमें त्रिभुज बना दिया, बीच में लाइन खींच के। मैंने कहा वेरी गुड सर। तो बोला ये कोण कितना बन रहा है? मैंने कहा 90 डिग्री, यहाँ देखो 90 डिग्री बन रहा है, ऊपर से एकदम मस्त, एकदम मक्खन। तो बोला ये आधार होता है? मैंने कहा हाँ सर होता है। बोला ये क्या होता है? मैंने कहा अभिलंब सर। अरे भाई कहा है पेज बदल जावे। तो ये क्या है हमारे पास में? अभिलंब। ये क्या है हमारे पास में? कर्ण। कर्ण अर्जुन याद आ गया क्या तुमको? कर्ण भाई, कर्ण अर्जुन वाला नहीं, वो वाला कर्ण। वो वाला कौन सा? अरे वो एक और कर्ण है ना महाभारत में यार। तो ये कर्ण है हमारी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लिखो यहाँ पे खटाखट खटाखट। तो इनको नाम दे दो चाहिए तो तुमको, लेकिन यूं समझो, देखो r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4 बार r लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 4r मतलब 4 बार r का स्क्वायर। देखो ध्यान समझो, 4 बार r। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा धीरे जाएंगे, अभी बायो वाले है ना, वो मेरे को फोन कर देंगे, मेरे को सच्ची पता है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा धीरे जा रहा हूँ। देखो मान लो ये a है भुजा, ये पॉइंट b है, ये वाला पॉइंट c है। तो ab का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बड़ी सिंपल चीज है। अब देखो AB किसके बराबर है? R प्लस R प्लस R प्लस R, कितना हो गया? 4R हो गया। तो 4R का स्क्वायर किसके बराबर है? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC कितना है? A का स्क्वायर प्लस BC कितना है? A का स्क्वायर। तो इस संबंध को कंटिन्यू करना है मेरे को, मैं एक बार यहीं कर रहा हूं उसको। तो कितना होगा? 4 चौक 16R स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बोलो? काटोगे, 2 यहां भेजोगे, भाग दोगे, क्या आएगा? 8R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। फिर करो हल आगे इसको, तो R स्क्वायर बराबर आएगा A स्क्वायर बटा 8। R का मान कितना आएगा? अंडर रूट हो जाएगी ये सारी चीजें, तो A तो बाहर आ जाएगा। अंडर रूट 8 कितना होता है? 2 रूट 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। अब एक काम करो, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, ध्यान दो क्या तरीका बता रहा हूं मैं तुम लोग को, कि ना हमें यहां पे ये समझना है, हमें यहां पे A से B की दूरी लानी थी। A से B की दूरी, तो हम कैसे गए? यूं गए, फिर यूं गए, 2 बार, 2 रास्ते चले अपन। हमें ये दूरी चाहिए थी तो 2 रास्ते चले अपन। अभी ध्यान से समझना, इसको मैं सही सुंदर दिखाने के लिए, अंडर रूट नीचे अच्छा नहीं लगता यार, देखो अंडर रूट को ऊपर बिठाते हैं अपन, ताज है ये, तो इसको ऊपर बिठाएंगे अपन। तो आर मैंने क्या किया? ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से गुणा कर दिया। ऊपर नीचे तो कर सकता हूं ना गुणा, 5 को ऊपर भी 2 से गुणा किया, नीचे भी 2 से गुणा किया, क्या फर्क पड़ा? 10 बटा 2 आ गया, उसको काटोगे तो आएगा तो वैसे भी वापस 5 ही। तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया मैंने, तो 2 से 2 कट जाएगा। सॉरी काटना नहीं है ना भाई काटना था तो गुणा ही क्यों किया? नीचे गुणा करने का ये फायदा होगा, अंडर रूट 2 से उसको जब मैंने नीचे गुणा किया, 2 से नहीं अंडर रूट 2 से, तो नीचे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, तो नीचे 4 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? रूट 2a, रूट 2 बटा 4 इंटू a, या रूट 2a बटा 4 हमारे पास में ये संबंध आया है। मतलब समझो, ये जो r व a का संबंध चाहिए था ना मेरे को, ये निकाला है मैंने। r बराबर
√2/4a। ये मैंने संबंध निकाला है। ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है, इसको समझना पड़ेगा। है आसान, सच बता रहा हूं, कसम से बता रहा हूं मैं, है बड़ा आसान, थोड़ी सी समझने वाली चीज है बस, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। अब यहां पे वही करना है अपने को काम जो पीछे किया है अपन ने, भाग वाग देने वाला। मेरे को बड़ा मजा आता है इस काम में, मैं सच्ची बता रहा हूं। पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है कि भाई साहब, संकुलन क्षमता, तो हम ऊपर क्या करेंगे, परमाणु का आयतन। अच्छा एक चीज लिखी नहीं यहां पे मैंने पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले, क्या नहीं लिखी, बोलो 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 बोलो, बोल भाई बोल। हमने क्या नहीं निकाला है, हमने यहां पे अभी तक ये नहीं बताया कि इस परमाणु के असल में मतलब कितने परमाणु इस एकक कोष्ठिका में योगदान दे रहे हैं। तो कितने दे रहे हैं, कोनों वालों को देखें तो एक परमाणु, फलक वालों को देखें तो कितने फलक वाले, दो फलक ये रहे, दो फलक आमने सामने, दो फलक ऊपर नीचे, 6 हैं फलक पे परमाणु। और हर एक परमाणु का योगदान कितना होता है, आधा फलक वाले का। तो 3 ये हो गए और एक सारे कोने वाले, तो 4 टोटल। तो कुल परमाणुओं का योगदान क्या हो रहा है, ये किसके बराबर हो रहा है, 4 हो रहा है। 3 और 1 4, 3 फलक वालों का और एक उसका, ये पहले कर चुके हैं अपन, तो सीधा ही काम में ले रहे हैं अपन 4, इसको रैंक बोलेंगे, 4 कह लो भले। अब आप निकालो पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का सूत्र क्या था, परमाणुओं का आयतन, कितने परमाणु है, 4, और परमाणु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r³ बटा घन का आयतन कितना है, एकक कोष्ठिका का आयतन a³ है। और क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो गुणा 100 करके फिर परसेंटेज में हमारे पास में आंसर आएगा। सिंपल है, क्या फर्क आया, बस यहां पे 4 और आ गया, बाकी तो वही है जो पीछे चल रहा था, है ना। थोड़ा सा चेंज हो रहा है धीरे धीरे धीरे। और क्या चेंज हुआ है, 4 आया एक तो यहाँ पे, और a और r का संबंध चेंज हो गया यहाँ पे। r बराबर √2/4a। √2 से क्या याद रखना है, √2 ऊपर आएगा नीचे 4 आएगा, ये डालो मन में। √2 से ऐसे याद रखो कि 2 बार रास्ता चले थे, ऐसे गए थे फिर ऐसे गए थे, यहां से यहां तक जाने के लिए यूं गए थे फिर मुड़ गए थे। अभी आगे और समझ में आएगी ये चीज आपको। तो देखो करते हैं इसको अपन आगे। तो मैं इस पेज पे लिख रहा हूं पैकिंग एफिशिएंसी, बोले तो संकुलन क्षमता कितनी आएगी हमारी, यहां पर हम बोलेंगे 4 × 4/3 पाई r³ है। तो r बराबर क्या था, √2/4a था, √2/4a का क्यूब बटा, बटे में क्या है हमारे पास में a³ है। एक काम करता हूं मैं, इसको यूं मान लो, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 4 × 4/3 × पाई, इसको हल करो तो √2 × √2 करेंगे तो कितना आएगा, 2√2, कितना आएगा हमारे पास में 2√2 बटा 4 का करोगे तो 4 × 4 × 4, तो काफी बड़ा ही नंबर आ रहा है हमारे पास में। लेकिन एक बार के लिए मैं यूं कर लेता हूं, यही लिख लेता हूं 4 × 4 × 4, ठीक है। और a³ आ ही रहा है हमारे पास में, और नीचे भी a³ है। तो इसको अगर आप लिखना चाहते तो a कैसे लिखते, फिर 1/a³ लिखते, नीचे वाले को उल्टा करके, तो a³ से तो a³ कैंसिल हो रहा है ना। 4 4 कितने कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बच रहा है हमारे पास में, ठीक है। अब देखो क्या क्या बच रहा है, एक बार लिख लेते हैं अपन। तो क्या आया हमारे पास में, 2√2, अच्छा एक चीज लिखी नहीं है अपन ने यहाँ पे, बार बार भूल रहे हैं अपन, गुणा 100%, गुणा 100 और प्रतिशत में आंसर आएगा फिर हमारे पास में। तो ये चीज क्या क्या बच रही है हमारे पास में, देखो फटाफट से आप लोग यहाँ पे, 2√2 बटा 3 चौक 12 × पाई, ये रहा, और फिर है हमारे पास में 100%, बस यही है। तो अब ध्यान से देखें आप लोग, तो पाई को हमें 22/7 लिख सकते हो चाहो तो, या फिर इसको आप 3.14 लेकर के गुणा करना है 2√2 से। √2 का मान पता ही है कितना होता है, 1.141 है ना, तो उससे गुणा करके भाग देना है, और देखो अपने पास में क्या आता है। तो बस यार इसमें तो ध्यान देने वाली बात यही है कि √2 का मान वैसे देखोगे तो 1.414 होता ही है, और 12, ये 4 × 12 हुआ है, ठीक है। तो ये 12 है ही यहाँ पे, इंटू पाई की जगह आप 3.14 ही लिख लो, इंटू 100 करना है, फिर उसको परसेंटेज में आंसर आएगा हमारे पास में। तो ये आप इसको जब हल करोगे ना, मतलब इसका जो अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी निकालूं, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी से पहले अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालूं इसका, ठीक है, अनुपात निकालूं, तो वो आता है, कितना आता है,
ये आता है हमारे पास में 73 पॉइंट, मतलब 0.73, ये मतलब पूरा लिखोगे ना आप इसको तो ये आता है 0.73999 समथिंग, ऐसा ऐसा सा। फिर इंटू 100 अपन कर ही रहे हैं तो हमारे पास में वो आ जाता है 73.99 हो गया ना। तो इसको ऑलमोस्ट अपन लिख देते हैं लगभग 74% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। मस्त भरे हुए होते हैं, फुल ठसा ठस ठूस ठूस करके इसमें सब कुछ भरा हुआ होता है। तो ये हमने 2 कर ली है। आप लिख लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। फिर बढ़ रहे हैं अपन आगे तीसरे वाले पे, ठीक है। अभी ये स्क्रीनशॉट से भी पहले एक छोटी सी चीज, और इसमें खाली कितना बता दोगे ना यार, 100 में से माइनस कर दोगे रिक्ति आ जाएगी, खाली कितनी जगह है वो बता दोगे। तो इसमें तो लगभग 26% हो रही है। तो देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, अरे नहीं नहीं भाई खत्म नहीं करना, खाली पेज ऐड करो इसमें। ऐसे कैसे यार, अपनी क्लास कैसे थोड़ी खत्म हो सकती है इतनी आसानी से ही, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला मैं तुम्हारा। आज लग रहा होगा कि सर पिछली क्लास की कसर यहाँ निकाल रहे हो क्या, यहाँ पे लंबाई पढ़ा रहे हो। भाई पिछली क्लास में मॉडल था, मेरे को कुछ करना ही नहीं था, मॉडल दिखाना था, सिंपल में काम हो रहा था। लेकिन इस क्लास में तो यार अब ऐसे ही है, करते हैं। आ जाओ चलो शुरू करते हैं, फटाफट से हेडिंग डालो। तो तीसरी हेडिंग डलेगी अपने पास में, ये कहाँ आ रहा है भाई, ठीक है। तीसरी हेडिंग डलेगी हमारे पास में अंतः केंद्रित, ठीक है। अंतः केंद्रित इंग्लिश में अपन क्या लिखते थे, वैसे कायदे से समझना, ये अंतः केंद्रित एक तरह से हम निविड़ संकुलन में पढ़ रहे हैं, निविड़ संकुलन में पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है। हाँ, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की देख लेते हैं अपन। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, यहाँ इसको हम अंतः मतलब इसके अंदर है एक, तो अंतः को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड सेल, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्यूबिक है, सारी घनी है। बना लेते हैं इसको पहले फटाफट, इसको भी अपन। तो देखो यहाँ पे घन बनाओ सबसे पहले एक, ठीक है। एक और बना लो, ये लो साहब, ये ऐसे और ये ऐसे बना लिया। इसके बॉल्स बना लो, थोड़ा बहुत हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा बना है लेकिन ठीक है। इसके कोनों पर हमने परमाणु बना दिए फटाफट फटाफट, ये यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। अब बॉडी सेंटर्ड में एक और परमाणु कहाँ होता है, बीच में होता है, और कहीं नहीं होता, बीच में होता है। तो अब यार यहाँ पे सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है ना, वो हमें डायगोनल बना करके समझनी है। डायगोनल मतलब यार यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे अपन अंदर इसके, मतलब हमें तीनों परमाणुओं को पकड़ करके देखना है कैसे रखे हुए हैं। तो जैसे एक कमरे की अगर मैं बात करूँ तो एक उस कमरे का कोना है वहां पे, ठीक है। फिर एक कोना ये वाला है, तो बीच में से एक लाइन आ रही है, एक उस पे पड़ा है परमाणु, एक बीच में पड़ा है और एक कोने में पड़ा है, और तीनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो कहने का मतलब ये है कि इसके डायगोनल देखो, मान लो ये वाला डायगोनल है, ठीक है, उस कोने से सामने वाले कोने की तरफ, उधर से सामने वाले की तरफ, और फिर ये यूं देख रहे हैं अपन और ये यूं देख रहे हैं। मतलब ये नीचे से भी अगर अपन देखेंगे ना तो ये एक त्रिभुज बनेगा यहाँ पे, जिसमें कि ये हमारे पास में 90 डिग्री बन रहा होगा। थोड़ा सा इमेजिन करने की जरूरत है, यहाँ पर करोगे तो हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसको बना के देख सकते हैं अपन त्रिभुज को यहाँ पर भी, लेकिन ये हमारे पास में यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री अंदर उसके बन रहा है कोण। मतलब वो जमीन की लाइन है, नीचे से ऐसे जमीन की जुड़ी हुई है, ऐसे है, और फिर यूं जा रही है लाइन सीधा बीच में से, तो त्रिभुज बन रहा है प्रॉपर, और बीच में से उसका विकर्ण यहाँ पर हमको दिख रहा है। डायगोनल बना लिया अपन ने। अब ये परमाणु कैसे व्यवस्थित होंगे यहाँ पे एक बार देखो आप। तो मान लो कि ना एक परमाणु यहाँ ऐसे रखा है, ये वाला परमाणु यहाँ ऐसे रखा होगा बीच में, और ये वाला परमाणु यहाँ ऐसे रखा होगा, लेकिन डायगोनल है। ये सेम साइड में नहीं हो रही ना, सेम भुजा पे नहीं हो रही बात। इसको बार बार समझो आप, क्यों मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस पे, समझ में आ जाएगा अभी आपको। तो अभी ध्यान से देखना आप एक चीज, क्या चीज है, ये वाली जो भुजा है, सारी जो भुजाएं हैं ये तो ए है। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो ये भी ए है, अगर मैं इसकी भी बात करूं तो ये भी ए है, पीछे वाली भी ए है, सब ए है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिक्कत लाऊंगा बेटा, सब कंफ्यूज करूंगा, तुम रुको पहले यहाँ समझो इसको। तो आर की अगर मैं बात करूं तो ये एक आर है, ये एक और है, ये एक और है, ये एक और है। कितने आर हो गए, 1 2 3 4, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 4 आर के बराबर है।
ये मैंने सब बना दिया है। अब सारी डिटेल्स जैसे ही अपन लिखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहा हूं मैं। भाई मैं देखो एक बार अभी अपन ने सीधा देखा ना, एक बार चलो उल्टा देखो। भाई हमारे पास में संकुलन क्षमता का सूत्र क्या है, ठीक है, या संकुलन अनुपात की अगर मैं बात करूं तो उसका सूत्र क्या है हमारे पास में। संकुलन अनुपात निकालते हैं पहले, फिर क्षमता निकालेंगे। तो क्या है अनुपात हमारे पास में, परमाणुओं का आयतन, ठीक है, बटा परमाणु का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। अब इसमें अगर मैं इस सूत्र में मान रख भी दूं, समझने की कोशिश करना, तो ये पैकिंग, ये हो गया हमारे पास में पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसका मान अगर मैं रख भी दूं तो परमाणुओं का आयतन, तो पहली बात तो मेरे को ये नहीं पता कि कितने परमाणु हैं। परमाणु का आयतन तो मेरे को पता है, परमाणु गोलाकार है तो 4/3 पाई r³ हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बात मेरे को ये नहीं पता, चलो इस घन का तो मेरे को पता है कि ना क्या होगा, आयतन a³ होगा, लेकिन मेरे को ये नहीं पता a और r के बीच में क्या रिश्ता है। अगर मेरे को a और r का रिश्ता नहीं पता तो मैं काट नहीं सकता, तो मेरे पास परसेंटेज में आंसर कभी नहीं आएगा। तो ये इसको सॉल्व करना है अपन को। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी दिमाग लगा रहे हैं अपन, थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं। तो जैसे सबसे पहली चीज अगर मैं देखूं तो मेरे को परमाणुओं का योगदान, मतलब वास्तव में कितने परमाणु हैं इस एकक कोष्ठिका में वो नहीं पता, तो परमाणुओं का वास्तविक योगदान कितना है ये मेरे को नहीं पता चल रहा कितना है। तो इसमें फिर पुराने इतिहास में जाकर के झांकना है, पुराने पन्नों को खंगालना है, नहीं तो भी तो याद भी नहीं रखना, या लॉजिक से आ जाता है। कोनों पर जो भी हैं उनसे कितना परमाणु का योगदान है एकक कोष्ठिका में, एक परमाणु का। फिर बीच में एक कितना है, परमाणु एक है, तो कोनों पर एक, टोटल एक, और बीच में एक, तो टोटल कितने परमाणु हैं इसमें, 2। तो वास्तव में परमाणुओं का योगदान तो 2 ही है यहाँ पे हमारे पास में। फिर उसके बाद आप देखोगे सेकंड हमारे पास में परमाणुओं का योगदान 2 है। बाकी चीजें देखें, अब ये तो चलो लिख ही दी हमने, है ना, कि 4/3 पाई r³ होता है, तो वापस उसको क्यों ही लिखे, ये भी a³ अपन ने सीधा ही लिख दिया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें एक चीज जो सबसे ज्यादा तंग करने वाली है वो है r व a के मध्य संबंध, वो यहां पे निकालना थोड़ा सा और मुश्किल है। देखो कैसे निकालेंगे, मैं यही निकालेंगे, इसको यही कैलकुलेट करेंगे। तो इस डायग्राम में ही ध्यान से समझना है, ठीक है, ध्यान से। इस बार हमारा विकर्ण कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, व्हाइट कलर ले लूं क्या मैं, येलो से लिख देते हैं। चलो तो मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये A है, ये वाला B है, ये वाला हमारे पास में लेट अस सपोज ये वाला C है, यहाँ पे ये वाला D है, ठीक है, A B C D ऐसे माना अपन ने। तो मैं लिख रहा हूं AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कैसे निकालूंगा मैं, इसका स्क्वायर कैसे निकालूंगा, त्रिभुज का। तो ये वाला त्रिभुज है, तो ये विकर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो आधार क्या है, AD का स्क्वायर प्लस ये है CD का स्क्वायर लंब। अब मस्त चीज बताऊं मैं तुमको, एक आप नोटिस करोगे ना, AD जो है ना ये किसके बराबर नहीं है, A के बराबर नहीं है। छोटा a जो हमारी भुजा थी ना, ये इस घन की भुजा नहीं है, ये जो चीज है ये इस घन की भुजा नहीं है। अब इसमें फिर नीचे क्या गणित चल रही है कि ये जो है हमारे पास में ये इसका विकर्ण है, ये इस वाले त्रिभुज के लिए विकर्ण का काम कर रहा है। तो मतलब यहां पे अगर 90 डिग्री है तो ये भी विकर्ण है। समझे मेरी बात, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये वाली भुजा A है, ये वाली भुजा जो है ये भी हमारे पास में A है। तो इसमें जो AD है, कौन सा वाला, ये जो है ना AD, ये भी एक त्रिभुज का विकर्ण है, जो कि खुद किसके बराबर है, AD स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, ये आप देखोगे A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर है। कहने का मतलब AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो अब इस समीकरण को जब आप लिखते हो तो क्या आता है, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, CD क्या है हमारे पास में, इसी की भुजा है, ये भी A है, तो ये भी कितना हो जाएगा A स्क्वायर। और AC स्क्वायर की जगह पे अगर अपन देखेंगे तो क्या आएगा, 1r 2r 3r 4r, 4r का होल स्क्वायर बराबर 3a का स्क्वायर। ये चीज आ रही है हमारे पास में।
थोड़ा सा हल करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखो हमारे पास में इसको यहाँ सॉल्व कर लो भले ही एक बार के लिए, है ना। तो कैसे सॉल्व करोगे, पूरा कर लो भले ही। 16 ये हो जाएगा, यहाँ लिख दूं क्या, एक लाइन तो यहीं आ जाएगी। 16r² बराबर 3a²। तो ये देखो क्या होगा हमारे पास में, इसको यहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर भी कर सकता हूँ वैसे तो, ठीक है, लेकिन यहीं कर लेते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास में, r² बराबर 3a² बटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 16। और इसमें r का मान जब हम निकालेंगे तो r का मान हो जाएगा √3 गुणा a बटा 16 है हमारे पास में, तो 16 का भी करोगे तो 4 आ जाता है। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, r बराबर √3a/4। तो ये संबंध हमारे पास में क्या आ गया, r बराबर √3a/4। ये मेरे पास में रिलेशन आ गया है। समझ में आ रही है आपको ये वाली बात? थोड़ा सा मुश्किल, अच्छा हाँ, इसको पता है ऐसे भी बताते हैं याद करने के लिए, कि हमें a से c तक आना था तो हम कैसे आए होंगे। तो हम मान लो है ना, पहले a से यहाँ आ गए इस कोने पे एक बार, फिर यहाँ आ गए 2 बार, फिर ऊपर गए तीसरी बार, तो 3 रास्ते बदल के पहुंचे हैं। तो इसलिए सूत्र क्या होता है, r बराबर √3/4a, क्योंकि पिछला वाला निकाला था वहां पे 2 बार रास्ता मुड़ना पड़ रहा था, तो वहां सूत्र क्या था, r बराबर √2/4 a था, और यहाँ पे √3/4 a है हमारे पास में। ये संबंध निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन याद भी कर सकते हो। लेकिन यार थोड़ा सा लॉजिक लगा लोगे तो समझ में आ जाएगा ना भाई। देखो इट इज प्रैक्टिस, और बहुत आसान है, बायो वाले ना डरे भाई, ठीक है। मैं बैठा हूँ, वापस पूछ लेना, टेंशन है कमेंट्स में लिख देना, मैं वापस ले लूंगा, वापस इसको समझा दूंगा, एक बार आपको 3D मॉडल बना के समझा दूंगा आप बोलोगे तो, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा आसान है। थोड़ा सा विजुअलाइज करना है, एनिमेशन चलाना है अपने मन में ही। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी, अब यहाँ पर जब हम निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, मतलब है ना, फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं हम, फिर लास्ट में 100 से गुणा कर देंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा हमारे पास में, कितने परमाणुओं का योगदान दे रहे हैं, तो 2 × 4/3 पाई, और ये है r³। तो r की जगह तो क्या है हमारे पास में, √3/4a³ बटा a³। अब देखो a³ और a³ तो कट ही जाता है, बाकी जो बच रहा है उसके बीच में ही हमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। फिर क्या है, 2 × 4/3। तो लिखो, देखो पैकिंग एफिशिएंसी यहां पर हमारे पास में कितनी आ रही है, पैकिंग फ्रैक्शन 2 × 4/3 पाई इंटू ब्रैकेट में क्या क्या है हमारे पास में, √3/a। तो √3 का क्यूब है ना, तो √3 × √3 बटा क्या है हमारे पास में, 4 है ना, तो 4 × 4 × 4। क्यूब का मतलब क्या है, उस चीज को 3 बार गुणा कर दो, और a³ है तो a³ कर दो, और बटे में a³ चल रहा है हमारे पास में, तो a³ से तो a³ कैंसिल ही हो जाएगा वैसे भी। अब देखो बाकी चीजें देखो एक बार, तो आप नोटिस करोगे तो 3 से तो √3 और √3 कट जाएगा, ठीक है। 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में, 2 × पाई इंटू √3/16 बच रहा है, तो 2 से डिवाइड देंगे तो 8 टाइम्स हमारे पास में आ जाएगा, तो बचेगा 2 × 3.14 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 8 है, नहीं 8 नहीं है ना, 8 है, सॉरी 2 नहीं है हमारे पास में, 8 है 2 नहीं है, बस ये बच रहा है। तो इसको हल करते हैं, इसको भाई कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, नहीं तो टाइम अपना बहुत है ज़्यादा ख़राब होगा यहाँ पर। मैंने पहले भी भाई लास्ट की कैलकुलेशन कैलकुलेटर से ही की, और तुमको भी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, एक बार हाँ मन को तसल्ली हो जाती है कि हाँ यार हमने सही किया है। मतलब 3.14 इंटू कितना होगा, √3, तो ये है √3, ये आ रहा है 5.438, और इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ रहा है हमारे पास में 0.679, ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है आगे भी। तो अब अतः पैकिंग, अगर हम देखें संकुलन क्षमता देखनी है अपन को, तो इसको गुणा कर देंगे 100 से, संकुलन क्षमता जो है वो आ जाएगी 0.6798 गुणा 100% में आ जाएगा हमारे पास में
तो इसको आ जाएगा ये हमारे पास में 67.98%, जो कि लगभग हमारे पास में 68% हो गया। समझ गए सब जने? मज़ो आवाई गयो से, तो मज़ो आवाई गयो। अगर हम तो चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे वॉइड की अगर आप देखना चाहो कि रिक्ति कितनी है हमारे पास, ठीक है, तो रिक्ति के लिए हमारे पास में कितना बचेगा? 100 में से 68 को माइनस करोगे तो 32 बचेगा हमारे पास में। तो 32% जो है वो वॉइड है, यहाँ पर खाली है इस एकक कोष्ठिका में। तो हमने देखा पिछली वाली जो थी ना हमारी, जो षटकोणीय से हमने दो बनाई थी, है ना, CCP और HCP, तो वो दोनों में मैक्सिमम है एफिशिएंसी। और वो कितनी एफिशिएंसी? 74% है। पीछे अभी भी निकाला था अपन ने 74%। तो ये थोड़ा सा देखो यार, एफर्ट डालने पड़ेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं थोड़े लेवल के भी कराने वाला हूँ क्वेश्चंस। झूठ नहीं बोलेंगे, मेहनत है तो करेंगे, डरते नहीं अपन किसी चीज़ से। और क्वेश्चन आंसर्स भी खूब सारे इसके अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना। अभी वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं करते, खत्म करते हैं इसको यहीं पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।